सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट होता है ये 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और देखिए फ्रेंड्स, हम पवन सीरीज से जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ, जिसमें हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो एक ही वीडियो में हमने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया, और जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसको भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, हम लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो 2 नंबर का होता है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया है। तो गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर बिल्कुल शुरुआत से देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप पवन सीरीज से जितने भी क्वेश्चन तैयार कर लेते हो ना, 100% कह रही हूँ 25 में 25 जरूर आएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि कृपया करके आप ग्रामर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास आप सभी कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा, उसकी तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से आप सभी को हम प्रोवाइड करने वाले हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। ठीक है, यानी 3 टॉपिक दिया है, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, द डायरेक्ट मेथड, और तीसरा जो है वो है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इन तीनों टॉपिक पे कुछ न कुछ इसके बारे में बताना है। और अगर मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि ये जो तीनों टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप सभी को याद करना ही होगा। ठीक है, और फ्रेंड, थोड़ा ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि मैच इन सभी की वजह से थोड़ा ज़्यादा शोर आएगा। ठीक है, तो आई एम सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, ये है क्या, यानी व्याकरण अनुवाद विधि, द डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसको हम नई विधि भी कहते हैं। अब आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला और बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है, हमने आप सभी को पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड किया है, बट चलिए कोई नहीं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि है क्या, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो इतना ज़्यादा है, इधर भी आप सभी का है, तो इतना याद तो आप करोगे नहीं और याद करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वही बस आप सभी को याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। अब चलिए, पहला लाइन कह रहा है द ग्रामर यानी व्याकरण। फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू। यानी, और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैं ये भी बता दूं, जो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वर्ड के स्पेलिंग्स एंड सेंटेंस पे, सेंटेंस किस तरीके से याद हो इस पे फोकस कीजिए। ट्रांसलेशन मेथड इज़ नॉट न्यू, हिंदी पे कम फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी में जाएंगे ना तो हिंदी से आपको इंग्लिश नहीं याद होगा। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर तो समझ जाएंगे हिंदी ये क्या कह रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम के टाइम में आप हिंदी नहीं लिखना है, इंग्लिश ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लाइन कह रहा है, जो कि आपको तो ये पॉइंट लिखना ही लिखना है, ट्रांसलेशन मेथड इज़ नॉट न्यू, यानी जो आपका व्याकरण विधि है या व्याकरण अनुवाद विधि है यह नई नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड जो पॉइंट कह रहा है कि इट हैज़ हैड डिफरेंट नेम्स बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर एनी ईयर्स। यानी पहला प्रश्न देखिए इस तरीके से आ सकता है, कौन सा ऐसा मेथड है जो नया नहीं है। ऑप्शन दे देगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। वहाँ पर आप सभी का आंसर होगा ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं साथ साथ में बताते चल रही हूँ। सेकेंड देखिए, जो सेकेंड लाइन कह रहा है इट हैज़ हैड डिफरेंट नेम्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विधि का, किस ट्रांसलेशन मेथड का अलग अलग नाम है। वहाँ पर आंसर होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मेनी ईयर्स। यानी यहाँ पर जो आपका ये
मेथड है इसके कई अलग अलग नाम हैं, लेकिन यह कई वर्षों से ये जो लैंग्वेज है, या आप कह सकते हो बाय लैंग्वेज शिक्षकों के द्वारा, यानी कह रहे हैं ना बाय लैंग्वेज टीचर फॉर मेनी ईयर्स, यानी लेकिन यह कई वर्षों से भाषा शिक्षकों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है या की जा रही है। तो ये 2 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप सभी को याद करना ही करना है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे earlier in this century this method was used for the purpose of helping students read and appreciate foreign language literature। तीसरा जो पॉइंट है ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कह रहा है कि इससे पहले इस सदी में, ठीक है, earlier in this century इससे पहले इस सदी में इस पद्धति का उपयोग छात्रों को विदेशी भाषा साहित्य को पढ़ने और एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, सराहना करने में मदद करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी यहाँ से जो पॉइंट कह रहा है कि earlier in this century this method was used for the purpose of helping students read and appreciate foreign language literature। 3 पॉइंट आप सभी को याद करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है कि इट वॉज आल्सो होप्ड दैट थ्रू द स्टडी ऑफ द ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज स्टूडेंट्स वुड बिकम मोर फैमिलियर विद द ग्रामर of their native language and that this familiarity would help them speak and write their native language better। चौथा जो पॉइंट कह रहा है ये आप सभी को याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। देखिए अगर हम सिंपल कह रहा है कि इट वॉज आल्सो होप्ड दैट, यानी इसका मतलब होता है यह भी आशा की गई थी कि थ्रू द स्टडी ऑफ द ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि लक्ष्य भाषा के व्याकरण के अध्ययन से, आप कह सकते हो अध्ययन के माध्यम से, फिर कह रहा है स्टूडेंट वुड बिकम मोर फैमिलियर विद द ग्रामर ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज एंड दैट दिस फैमिलियरिटी वुड हेल्प देम स्पीक एंड राइट देयर नेटिव लैंग्वेज बेटर। यानी यहाँ तक की आशा की गई थी कि लक्ष्य भाषा के व्याकरण के अध्ययन के माध्यम से छात्र अपनी मूल भाषा, नेटिव मतलब क्या होता है, देसी भाषा, नेटिव लैंग्वेज मतलब मूल भाषा, ठीक है, मूल भाषा के व्याकरण से परिचित हो जाएंगे और यह जो परिचित यानी जो जब उनको परिचय हो जाएगा तो उन्हें अपनी मूल भाषा को बेहतर ढंग से बोलने और लिखने पे मदद करेगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा जैसे कि मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अनुवाद कर रहे हैं। कोई भी भाषा होता है इसको एक अपने मूल लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसका यही मतलब आशा किया गया, होप किया गया कि अगर हम इस तरीके से किसी भी दूसरे लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करते हैं तो अगर उसके नेटिव लैंग्वेज में सीखेंगे, उसका अनुवाद करेंगे तो जो छात्र होंगे उससे परिचित होंगे और इसी परिचितता कह सकते हो कि इसी परिचितता यानी परिचितता का मतलब होता है जब उससे परिचित हो जाए तो, यानी पूर्ण रूप से उसके बारे में जानना। तो किसी भी भाषा को उसको बोलने और लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये तीसरा पॉइंट यही कह रहा है, बट इसको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यही कह रहा है कि फाइनली इट वॉज थॉट द फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग वुड हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो इंटेलेक्चुअली, यानी अंत में यह सोचा गया कि विदेशी भाषा सीखने से छात्रों को बौद्धिक रूप से बढ़ने में मदद मिलेगी। ये भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसी को मैं बस आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स वुड प्रोबेबली, ठीक है, प्रोबेबली never use the target language but the mental exercise of learning it would be beneficial anyway, यानी यह माना जाता है कि
छात्र शायद लक्ष्य भाषा का उपयोग कभी नहीं करेंगे, लेकिन सीखने का मानसिक अभ्यास वैसे भी फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जब भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक लक्ष्य नहीं होता है कि हम अपने जो लाइफ है इसको किस तरीके से अपने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप शुरू से ही इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, या आप कह सकते हो इंग्लिश नहीं हिंदी पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि जो मेथड को अपनाया गया वो यानी ट्रांसलेशन मेथड को ही अपनाया गया था, क्योंकि उसमें ये तो बता दिया जाता है कि हाँ इसका मतलब ये होगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि हम इसको अपनी लाइफ से कैसे जोड़ें। यहाँ पर वही कह रहा है कि केवल और केवल क्या है, मानसिक अभ्यास, यानी आप इसको केवल और केवल रट सकते हो, ठीक है, या आप कह सकते हो कि आपके जीवन में इसका क्या महत्व है इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। यानी मानसिक यानी मेंटली एक्सरसाइज ऑफ लर्निंग इट वुड बी बेनिफिशियल एनीवे। यानी यहाँ पर कहा गया है कि सीखने का मानसिक अभ्यास वैसे भी फायदेमंद होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, केवल रटते हैं और वो समझ में नहीं आता है। तो क्या वो आपके लिए ज़रूरी है, क्या आप उसको समझ पाएंगे? तो वहाँ पर आप सभी का आंसर होगा नहीं। देखिए, लास्ट पॉइंट आप सभी को ये ही याद रखना है, इट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल टू बी डेवलप आर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी यह व्याकरण अनुवाद विधि प्राथमिक कौशल विकसित करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि इसके थ्रू वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि को कहाँ अपनाया जाता है, तो प्राइमरी कॉलेजेस या प्राइमरी स्कूल्स में अपनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर इसमें आपको क्या क्या याद रखना है ये मैं आप सभी को बता दूँ, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि ट्रांसलेशन मेथड इज़ नॉट न्यू, ठीक। पहला पॉइंट, इट हैज़ हैड डिफरेंट नेम्स बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर फॉर मेनी ईयर्स, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे earlier in this century this method was used the purpose of helping student read and appreciate foreign language literature। आप इस तीसरे पॉइंट को याद कर भी सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन इस दो पॉइंट को तो आप सभी को याद ही रखना होगा। और तीसरा यानी चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे कि इट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यहाँ से आप देख सकते हो, इट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल टू बी डेवलप आर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये सबसे ज़्यादा किसके लिए ज़रूरी है, तो प्राइमरी जो स्कूल्स होता है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम उस बच्चों को पढ़ना भी सिखा सकते हैं और लिखना भी सिखा सकते हैं, क्लियर। तो ये पूरा रहा ग्रामर, बस तीन आपको पॉइंट याद रखना है और आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, आइए इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। द डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल, यानी जो आपका प्रत्यक्ष विधि का एक बहुत ही मतलब बेसिक रूल है, ठीक है। द डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल, नो ट्रांसलेशन इज़ अलाउड। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। जो आपका डायरेक्ट मेथड है, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हो, ठीक है, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसको समझना होगा, उसको अनुवाद करने की अनुमति अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे कि हिंदी है, हिंदी आप व्याकरण पढ़ते हो तो आप किसी दूसरे लैंग्वेज में उसको नहीं पढ़ते हो, आप हिंदी में ही पढ़ते हो। लेकिन जो इंग्लिश होता है, क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज है, तो आप उसको अनुवाद करते हो, तो बाद में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट मेथड होता है यह क्या बोलता है कि नो ट्रांसलेशन इज़ अलाउड, यानी जो आपका यह विधि है इसमें अनुवाद करने की अनुमति नहीं है। In fact, the direct method received its name from the fact that meaning is to be connected directly with the target language। यानी अगर हम कहें कि असल में, यानी इनफैक्ट मतलब होता है असल में या वास्तव में, प्रत्यक्ष विधि यह जो होती है, जो आपका टारगेट लैंग्वेज होती है, उसी से सीधे लक्ष्य की तरफ ये मतलब उसी से
कनेक्टेड होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो आप डायरेक्ट उससे कनेक्ट करेंगे, या आप कह सकते हो कि कह रहा है ना, डायरेक्ट मेथड रिसीव्ड इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट मीनिंग इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज। यानी जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो, जो भी आपका लैंग्वेज जिसको अपना टारगेट बनाया है, आप जो डायरेक्ट मेथड है उसी से हम डायरेक्ट उसको क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, हम उसमें अनुवाद नहीं करते हैं, ठीक। अगर हम इसका सिंपल कहें हिंदी में कि असल में जो डायरेक्ट विधि है ये क्या होता है, सीधी विधि के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। और इससे ये अर्थ स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक भाषा के, ठीक है, निर्देश की प्रक्रिया के बिना सीधे लक्ष्य भाषा से जुड़ा हुआ है, ठीक। यानी बहुत ही डायरेक्टली वो किसी भी टारगेट लैंग्वेज से जो भी आप भाषा सीख रहे हो, जो भी आपने एम्स बनाया है, उससे डायरेक्टली जोड़ता है, क्लियर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यहाँ पे विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, हाउएवर द रीडिंग स्किल विल बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस विद स्पीकिंग। हालांकि पढ़ने के कौशल के साथ अभ्यास के माध्यम से पढ़ाई कौशल विकसित किया जा सकता है या जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्या क्या याद रखना है। द डायरेक्ट मेथड, पहला पॉइंट ये, द डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल। दूसरा पॉइंट ये, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। तीसरा पॉइंट ये, इन फैक्ट द डायरेक्ट मेथड रिसीव्ड इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट मीनिंग इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज। और अगर हम इसमें कहें कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है, इसमें ग्रामर का यूज़ नहीं किया जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश, नो अनुवाद, क्लियर। तो ये इसमें पहला जो सेकंड है, ये डायरेक्ट मेथड का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। उसके बाद देखिए तीसरा जो है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। यानी डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या है, तो इसमें का जो हो जाएगा, देखिए डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जिसको हम न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज नोन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर डॉक्टर MP वेस्ट। यानी आप कह सकते हो कि डॉक्टर वेस्ट की जो नई विधि के जो आविष्कारक हैं वो कौन है, तो डॉक्टर MP वेस्ट। पहला लाइन तो यही याद करना है, ठीक है। और इसी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर वेस्ट, यानी जो इसके खोज करता है अपने ही नाम पर इस मेथड का नाम रख लिए। फ्रेंड, सेकंड जो लाइन कह रहा है कि व्हाइल टीचिंग इन अ ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका ही रिलाइड द डायरेक्ट मेथड इज इनप्रोप्रिएट। इनप्रोप्रिएट मतलब होता है यहाँ पर अनुचित, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लाइन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इनप्रोप्रिएट मतलब होता है आपका यहाँ पर अनुचित। इन इंडियन सर्कमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है। he developed his own method of teaching English known as डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका यानी जो डॉक्टर वेस्ट न्यू नई विधि है, व्हाइल मतलब होता है जबकि, यानी जबकि ढाका में एक प्रशिक्षण, या आप ढाका पढ़ सकते हो या ढाका में एक प्रशिक्षण कॉलेज में पढ़ाते हुए उन्होंने महसूस किया कि प्रत्यक्ष विधि भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे दिस मेथड केम इनटू एक्सिस्टेंस एज अ रिएक्शन टू अनड्यू एम्फसाइज गिवन टू स्पीच इन डायरेक्ट मेथड। यानी आप कह सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि इसने बोला कि जो आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, इसने जब ढाका में प्रशिक्षण यानी जब ट्रेनिंग चल रहा था तो उनमें ये एक उन्होंने महसूस किया कि प्रत्यक्ष विधि जो है यानी जो डायरेक्ट विधि है भारतीय परिस्थितियों में क्या है, उपयुक्त है। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने की अपनी पद्धति विकसित की जिसे डॉक्टर वेस्ट की नई विधि के रूप में जाना जाता है और प्रत्यक्ष विधि में भाषण देने के लिए अनुचित जोर देने की प्रतिक्रिया के रूप में यह विधि अस्तित्व में आई। यानी आप कह सकते हो जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है ये किस पे फोकस किया, किसके बारे में सोचा, तो जो डायरेक्ट मेथड है इसी के बारे में सोचा और इन्होंने भी इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, एम्फसाइज यानी इस पे जोर दिया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है वो है क्या, ठीक है।
फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जिसको न्यू मेथड के नाम से जाना जाता है, इसके इन्वेंटर कौन है? तो डॉक्टर MP वेस्ट हैं। यहाँ पर वाइल क्योंकि कह रहा है कि वाइल टीचिंग इन अ ट्रेनिंग, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है, इसको तो आप सभी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 लाइन, 3 ही पॉइंट है, तो इसको याद कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या है। देन उसके बाद आप देख सकते हो वाइल टीचिंग इन अ ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका ही रियलाइज द डायरेक्ट मेथड इन इनप्रोप्रिएट इन इंडियन सर्कमस्टेंसेस। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, वो इसके जो खोज करता है, जो इसके आविष्कार करता है, वो अपने नाम पे ही इस मेथड का नाम रख लिया। वाइल टीचिंग इन अ ट्रेनिंग, यानी जब वो ढाका में ट्रेनिंग जब कर रहे थे या ले रहे थे, उस टाइम उनको रियलाइज हुआ कि जो डायरेक्ट मेथड है भारतीय के लिए बहुत ज़्यादा उचित है। ठीक है, उनके लिए यह उपयुक्त है, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसलिए ही डेवलप्ड, यानी उन्होंने डायरेक्ट मेथड, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका और ज़्यादा विकास किया, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है क्या है? तो इंग्लिश टू इंग्लिश, अनुवाद करने का कुछ भी नहीं है। तो ही डेवलप्ड हिज ओन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश नोन एज अ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, यानी इसका और उन्होंने विकास किया और इसको इंग्लिश यानी जो अंग्रेजी भाषा में इसको जो नाम दिया गया, डॉक्टर न्यू मेथड के नाम से जाना जाने लगा। दिस मेथड came into existence as a reaction to undue emphasis given to speech in direct method। ठीक है, इन्होंने जो डायरेक्ट मेथड है इस पे जोर दिया। क्लियर? तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, द डायरेक्ट मेथड क्या होता है और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या होता है। चलिए आप सभी को फिर से एक बार हम आप सभी को बता दें कि इसमें क्या क्या याद रखना है। ग्रामर ट्रांसलेशन, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, पहला आपका पॉइंट रहेगा कि ट्रांसलेशन मेथड इज़ नॉट न्यू, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट रहेगा इट हैज़ हैड डिफरेंट नेम्स बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मेनी ईयर्स। दूसरा पॉइंट यहाँ से हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि 2 नंबर का होता है तो इसमें ज़्यादा लिखने के कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा आप लिखेंगे इट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। क्लियर? 3 पॉइंट अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत बेस्ट है। फिर देखिए द डायरेक्ट मेथड, अगर हम कहें इसमें क्या क्या याद रखना है, तो पहला आपका पॉइंट रहेगा द डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल। दूसरा पॉइंट रहेगा सबसे महत्वपूर्ण, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड। तीसरा पॉइंट रहेगा इन फैक्ट द डायरेक्ट मेथड रिसीव्ड इट्स नेम from the fact that meaning is to be connected directly with the target language without going through process of the beginning of language instruction। तो यहाँ तक आप बस याद कर सकते हो टारगेट लैंग्वेज। तीसरा जो हमने पॉइंट देखा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसमें अगर आप पूरा याद कर लेते हो तो बहुत बेस्ट है। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज नोन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर डॉक्टर MP वेस्ट। While teaching in a training college in Dhaka, he realized the direct method is inappropriate in Indian circumstances. He developed his own method of teaching English, known as Dr. West New Method. This method came into existence as a reaction to undue emphasis given to speech in direct method. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये तीनों याद हो गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच के क्या उद्देश्य होते हैं और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है, जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।